चलो, पिछले में पावर डिराइव किए थे कि किसी भी एसी सर्किट में जो पावर आपको मिलता है वो मिलता है, एवरेज पावर आपको जो मिलता है वो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। लास्ट में यही डिराइव करके छोड़े थे, ठीक है। वैसे भी किसी भी सर्किट में अगर आप एसी सर्किट हो अगर आपके पास, तो एसी सर्किट के लिए इंस्टेंटेनियस पावर आप निकाल नहीं सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि एसी सर्किट में पोटेंशियल और करंट दोनों समय के साथ टाइम टू टाइम अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, तो आप इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए एक नया तरीका ये बोला गया, क्या पैसा है कि इंस्टेंटेनियस अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो बस उसी एसी सर्किट का कंप्लीट साइकिल के लिए निकाल लीजिए। एक पूरी कंप्लीट साइकिल का अगर आप निकाल लेते हैं तो वो आपको एवरेज पावर आपको दे देगा वो, ठीक है। तो आपने डराइव किया था यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रूल्स लगा के, आपने एवरेज पावर आपका निकला था P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS कॉस फाई, ठीक है। एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS फिर IRMS कॉस फाई। ये लास्ट लाइन थी, यहाँ तक आपने प्रूफ कर दिया था। अब उसके बाद नीचे लिखिए, इससे आप पढ़ चुके हैं, ये क्लियर है, पावर जान रहे हो। इस पावर में जो आपका कॉस फाई आता है तो नीचे आप लिखेंगे वेयर कॉस फाई इज इक्वल टू पावर फैक्टर। ये जो कॉस फाई होता है इसका नाम होता है पावर फैक्टर, ठीक। नीचे ये लिखो और फिर उसके बाद हेडिंग लिखो, पावर फैक्टर। जगह छुड़वाए थे वही लिखना है, जहाँ डराइव किए होगे उसी के नीचे जगह छुड़वाए थे। तो पहले लिख लो वेयर कॉस फाई इज इक्वल टू पावर फैक्टर और फिर पावर फैक्टर हेडिंग लिखो। बैठ नहीं पाएंगे हम, झुक नहीं पाएंगे हम। हेडिंग लिखो, उसके बाद पावर फैक्टर। पावर फैक्टर लिखो। इट इज डिफाइंड एज द cosine, COSINE, cosine of the angle of lag or lead, और बीचों बीच में फिर लिखो, और एक और डेफिनेशन लिख लो। It is also defined as the ratio of resistance and impedance. It is also defined as the ratio of resistance and impedance. अब उसके बाद अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आपको cos फाई की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखेंगे cos फाई इज इक्वल टू P एवरेज डिवाइडेड बाई VRMS मल्टीप्लाई बाई IRMS, ठीक। अब ये जो आपका VRMS होता है, सॉरी, ये जो आपका एवरेज पावर होता है, इस एवरेज पावर को बोलते हैं हम ट्रू पावर, ठीक। इसको बोलते हैं हम ट्रू पावर। ये एवरेज पावर है आपका ट्रू पावर, और
ये जो VRMS और IRMS का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसको हम बोलते हैं अपेरेंट पावर। तो हो सकता हो वाइवा में या कहीं छोटा बहुत न्यूमेरिकल में पूछ ले, व्हाट इज़ द अपेरेंट पावर इन AC, किसी भी सर्किट का अपेरेंट पावर क्या होता है, तो VRMS IRMS का जो मल्टीप्लाई होता है वो अपेरेंट पावर होता है, लेकिन जो V और I का मल्टीप्लाई होता है वो सिर्फ पावर होता है। क्योंकि पिछले वाले में जब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ P इज इक्वल टू क्या ड्राइव करके लाए थे, V इंटू, यही किए थे ना। तो ये जो ड्राइव करके लाए थे ये किस सर्किट के लिए था, तो DC के लिए पावर VI होता है। लेकिन अगर AC के लिए पावर पूछ लेगा तो क्योंकि आपको पता है AC के लिए दो पावर आएगा, एक तो एक्चुअल जो उसका ट्रू पावर है जिसको आप एवरेज पावर बोल रहे हो, और एक उसका अपेरेंट पावर। क्योंकि AC चेंज करेगा सर्किट, तो अपेरेंट पावर जब पूछेगा तो आप बोलोगे, जैसे ये तो DC का पावर हो गया, लेकिन AC का अपेरेंट पावर जब पूछेगा तो आप बोलोगे कि VRMS मल्टीप्लाई बाई IRMS, तो वो क्रॉस में पूछना होगा। तो P एवरेज को ही ट्रू पावर बोलते हैं और VRMS मल्टीप्लाई बाई IRMS को अपेरेंट पावर बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे लिख लो पूरा डब्बे में करके, जो लिखे होगे उसके नीचे फिर ये करके लिख लो। ये कहीं होगा, मिटाए तो हैं कहीं पे। कहाँ रख दिया, ये रहा। हो गया, चलो अब नीचे लिखो स्पेशल केसेस, उठाओ जरा उसको तो। अब लिखो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट आपका बनेगा सर्किट, दूसरा पार्ट बनेगा आपका फेज डिफरेंस, और तीसरा फैक्टर बनेगा आपका पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर का मतलब कॉस फाई। तो पहला सर्किट होगा आपका प्योर रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टिव। अब ये बताओ प्योर रेजिस्टिव में, अभी देख लो फिर लिखना आराम से। प्योर रेजिस्टिव में सिर्फ और सिर्फ आप रेजिस्टेंस लेते थे, और इसमें पोटेंशियल और करंट इन दोनों का फेज क्या होता था, V और I का फेज क्या होता था, सेम होता था। तो फेज अगर सेम है इनका, तो इनका जो कोई फेज डिफरेंस आएगा नहीं, तो इनका फेज क्या होता था, 0। और यहाँ जब आप 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इनका जो पावर फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना आता है, 1। डायरेक्ट पेपर में पूछेगा व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, सीधे सीधे आपसे वो पूछेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी सर्किट हो जाएगी आपकी प्योर इंडक्टिव। तो इंडक्टिव में आप सिर्फ इंडक्टर लगाओगे, और इंडक्टिव में पोटेंशियल और करंट में कौन आगे होता था, हाँ करंट 90 डिग्री पीछे होता था, तो पोटेंशियल 90 डिग्री आगे होगा, तो पोटेंशियल इस पे चला गया, और करंट आपका क्योंकि पीछे होता था तो करंट आपका मान लो यहाँ चला गया, तो 90 डिग्री। मतलब इसमें जो फेज डिफरेंस है कितने का है, इसमें 90 डिग्री का है। 90 डिग्री लिखो, या इसको अगर आप रेडियन में लिखो तो इसको आप π/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, और cos 90 कितना होता है, 0। तो इसमें जो फेज डिफरेंस मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री का, या मिलेगा या आपको 0 मिलेगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। सेम टू सेम
ऐसे आपका अभी तीसरा मिलेगा, तो तीसरा किसका मिलेगा? प्योर, रहने दो उसको अभी, ऐसे उसको खुला रहने देना, सूखेगा थोड़ा। प्योर कैपेसिटिव, कैपेसिटिव, तो प्योर कैपेसिटिव में आपका ये बन जाएगा, ये सी हो गया। इसमें कौन आगे होता था? इसमें करंट 90 डिग्री आगे होता था पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल चला गया इस पे और करंट चला गया इस पे, क्योंकि 90 डिग्री ये आगे होता था। और इसमें भी डिग्री कितने का डिफरेंस आता था? 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो सेम सेम, चाहे आप इसके लिए 90 डिग्री लिखो या चाहो तो आप इसको 5/2 लिख लो, सेम काम। इसके लिए भी cos 90 कितना आएगा? 0। तो ये तो 3 आपके पास सिंगल सिंगल थे। अभी उसके बाद आपके पास 2 कंबाइन भी है, एक LR सर्किट था और एक CR सर्किट था। ठीक, चलो तब इतना पहले लिखो। चलो चौथा है L और R सर्किट, LR। तो LR में क्या होता था? LR सर्किट में ये बताओ, रेजिस्टेंस में तो पोटेंशियल और वो सेम फेज में होते थे। इंडक्टर में अगर बात की जाए तो इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे था, इसका मतलब है इसका पोटेंशियल 90 डिग्री आगे है। रजिस्टर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो तो इसी एक्सिस पे रहेगा अपना V0R, लेकिन इसका पोटेंशियल तो 90 डिग्री आगे था, तो इसका पोटेंशियल 90 डिग्री आगे था, तो ये इसका इस एक्सिस पर बन गया V0 ऑफ L। इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा क्या वो 20 से निकलेगा, और इनका जो रिजल्टेंट था वो क्या बन गया आपका? V0 बन गया। ठीक, अब इसका जो आप फाई निकालते थे तो ध्यान रखो, ये आपका मान लो ये फाई हो गया, यही आपको निकालना है। तो इनका जो फाई आएगा, बेसिकली आपके पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, या एग्जैक्ट आपको कोई, क्योंकि इसमें डिसाइडेड है आपने फाई मान लिया है, तो इसका जो फेज डिफरेंस आएगा वो तो आपके पास फाई ही रहेगा। ठीक है, और आपको कॉस फाई निकालना है, ध्यान से देखो। तो बेसिकली इनका जो पावर फैक्टर आता है वो ऑलरेडी आपका पहले से डिसाइडेड होता है। इनका पावर LR का पावर फैक्टर पहले से डिसाइडेड है आपके पास, वो पहले से निकाल लग जा चुका है। R/Z वो आपका कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ आपको LR सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो आपका cos फाई आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप ले लेते हो C और R का सर्किट का, तो रेजिस्टेंस को तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो अपना एज इट इज़ रहेगा। हाँ, अभी एक चीज़ इसमें ध्यान रखो, कैपेसिटिव वाले में करंट 90 डिग्री आगे था, तो इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल 90 डिग्री, तो इसको तो फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता है, तो 90 डिग्री पीछे का मतलब इसका लाइन कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये बन गया आपका V0 ऑफ C। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यही बीच से पास कर जाएगा, ये बन जाएगा आपका V0 रिजल्टेंट। और बाकी एज इट इज़ ये वाला जो एंगल है ये फाई है, इसके लिए भी सेम वही है, कोई चेंज नहीं होगा इसके लिए भी। इसका भी पावर फैक्टर आपका फाई होगा और इनका भी पावर फैक्टर फेज डिफरेंस फाई होगा और पावर फैक्टर इसका भी Z होगा, तो इसके लिए कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ आपका सेम ही रहेगा दोनों के लिए ऑलवेज। तो ये पावर फैक्टर आप याद रखिएगा, आना होगा तो MCQ में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ CR सर्किट, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, वो ऐसे। तो आपके पास MCQ 6 ही है, 5 MCQ तो यही बन गए अगर पूछना होगा तो। ठीक है, बना लो इसको। अच्छा देखो, इन केस मान लो भूल गया तो इसको ये R/Z निकालोगे कैसे? इसका है निकालने का तरीका, बस थोड़ा सा ध्यान दो खाली। अच्छा, पोटेंशियल V0 रजिस्टर में जो पोटेंशियल हो गया, क्या वो V0 इज इक्वल टू I0R होगा? तो आप V0 की जगह, अगर आप इस V0 की वैल्यू रखते हैं तो आप इस V0 की जगह क्या रखेंगे? I0। और V0L इंडक्टर का जो पोटेंशियल होता था, इंडक्टर का पोटेंशियल कितना रखोगे? I0 इंटू XL। तो XL तो दोनों, I तो दोनों तरफ है ना, तो I0 हटा दो। तो अब ये ध्यान दो, ये रेजिस्टिव का रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या निकलता था, याद है? इम्पिडेंस ही तो निकलता था। अब सीधे सीधे आपके पास ये ट्रायंगल हो गया कि नहीं ट्रायंगल हो गया? इस ट्रायंगल से कॉस फाई निकाल लो। कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू क्या हो गई?
आर, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो गई, तो भाई निकला है आर बाई जेड। तो चाहे याद कर लो, चाहे आप ऐसे निकाल, भाई सेम काम इसमें भी वही पढ़े होगे आप, चाहे निकाल लो चाहे ये कर लो, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा वो है, फॉर्मूला आपको एक पावर का और ड्राइव कराना है, ठीक है, बस छोटा सा है, 3-4 लाइन का है बस। अगर जगह कम पड़ गई हो तो पीछे जाके जहाँ कर चुके हो नोट डाल लो, हेडिंग नोट डाल के पॉइंट में लिख लो, क्योंकि वैसे भी ये नोट में ही रहेगा, वो आपको स्टार्ट वहीं से करना है, वी नोट एट से ही, ठीक है। चलो हाँ, तो नोट डाल लेना, अगर जगह होगी तो वहीं लिख लो, जगह नहीं है दूसरे पेज से तो नोट डाल लो हेडिंग, और वहीं से फिर लिखना स्टार्ट कर देना। अभी वी नोट एट, ये पता है कि किसी भी एसी सर्किट का जो एवरेज पावर होता है वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये होता है। अच्छा, अगर हम प्योर की बात छोड़ दें, इनकेस अगर आप प्योर की बात छोड़ देते हो, आप एल आर, सी आर, एल सी आर अगर इन सबको लेते हो, तो उस केस में जो आपका कॉस फाई होगा उसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, अभी आपने ड्राइव किया सी आर और एल आर के लिए कॉस फाई की वैल्यू आप सीधी सीधी क्या लिख सकते हो, आर बाई जेड। अच्छा, एक चीज़ और हमें पता है, अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूं, आई नॉट की वैल्यू अगर लिखूं, तो क्या मैं आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई जेड लिख सकता हूं पीछे वाले से? भाई वी नॉट इज इक्वल टू आई, भाई एल आर का इम्पिडेंस क्या निकलेगा, जाके पीछे निकाल के चेक कर लो, पीछे ड्राइव कराएं, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड। इसी जेड को तो याद करो एक्सएल प्लस आर स्क्वायर किए थे पीछे सी आर सर्किट का या एल आर सर्किट का। भाई ओम्स लॉ के हिसाब से वी नॉट इंटू आर ही तो होगा, तो वी नॉट आई नॉट और जेड किसका होता है, कॉम्बिनेशन का होता है ना, एल आर या सी आर का सर्किट का आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा करो, इसको √2 से दोनों तरफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई √2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड करो जरा, तो ये हो जाएगा आई नॉट डिवाइडेड बाई √2, और इसको डिवाइड करोगे तो इसको थोड़ा तरीके से लिख दो, वी नॉट बाई √2 मल्टीप्लाई बाई 1/z। कोई दिक्कत? इसको भी √2 से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट में भी और राइट में भी कर दिया। अच्छा, वी आई नॉट बाई √2 को क्या लिखते हैं, आई नॉट बाई √2 क्या होता है, आई आर एम एस। वी नॉट √2 को क्या लिखते हैं, वी आर एम एस, और डिवाइडेड बाई, तो वही तो आया, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई जेड। अब इस आई आर एम एस की वैल्यू इसलिए जाके यहाँ ये यहाँ वाले में पुट कर दो, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, तो इस आई आर एम एस की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दो, तो आपको मिल जाएगा एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस की वैल्यू निकली है वी आर एम एस बाई जेड, ये हो जाएगा वी आर एम एस बाई जेड मल्टीप्लाई बाई आर बाई जेड, आर बाई जेड, तो जेड इंटू जेड, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, तो पी एवरेज वी आर एम एस वी स्क्वायर आर एम एस इंटू आर और डिवाइडेड बाई, तो एक फॉर्मूला ये भी निकल गया पावर का। हो सकता हो क्वेश्चन में वी आर एम एस आर आर एम एस ना दे के, हो सकता हो क्वेश्चन में इम्पिडेंस दे दिया हो, जैसे आप खोज रहे हो आई आर एम एस ना क्वेश्चन में, और ना तुमको एंगल दिया है क्वेश्चन में सीधे सीधे सर्किट का इम्पिडेंस दे दिया, सर्किट का सिर्फ वी आर एम एस दे दिया, कह रहा निकालो पावर उस सर्किट का। तो आप दोनों आप डिपेंड करिए आपको लगाना कौन सा है, वो तो आप गिवन देख के बताएंगे ना। जैसे फॉर्मूला अगर आपको याद है कि एवरेज पावर निकालने का एक ये फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है, तो हम दोनों कहीं साइड में लिख लेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन में गिवन देख लेंगे, जो गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में 3 आइडेंटिटी थी ना, जैसे नॉर्मली साइन कॉस टेन होता है, तो अकॉर्डिंग टू नीड आप साइन यूज करते हो, जहां मन करता है आप कॉस यूज करते हो। सेम ऐसे ही फॉर्मूले आप दोनों याद रखो, जहां आपको जो गिवन होगा उसी हिसाब से आप वैल्यू लगा दो उसको, ठीक। चलो उतारो तो, चलो ये रहा आपका पहला डिवाइस, दैट इज ट्रांसफॉर्मर।
इसके बाद एक और डिवाइस है आपको जो पढ़ना है, एसी जनरेटर। ठीक है, अभी मान के चलो सीधा सीधा क्वेश्चन कहीं से भी एक क्वेश्चन तो ट्रांसफार्मर का आएगा। अब अगर या तो उनको पेपर इजी बनाना होगा, थ्योरेटिकल बनाना होगा, या मतलब कुल मिला के पेपर इजी बनाना होगा, तो वो सीधे सीधे आपसे कह देंगे एक्सप्लेन द वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर। वो आपसे पूरा ट्रांसफार्मर विथ अ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर। तो वो आपसे कुल मिला के ट्रांसफार्मर पूछेंगे, या तो वो आपसे पूरा करवाएंगे, या तो आपसे एक दो फिगर बनवाएंगे सिर्फ, या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बीच में से कोई प्राइमरी सेकेंडरी से रिलेटेड आपसे पूछ लेंगे। तो इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, करना भी होगा। और ट्रांसफार्मर के लिए एक मिसकंसेप्शन जो हमारे अंदर, जो लोगों के अंदर रहती है कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, करंट सप्लाई करना। ये एक बेसिक थॉट है जो लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का काम करंट सप्लाई है। तो वो करंट कैसे सप्लाई करेगा भाई ट्रांसफार्मर? करंट कैसे सप्लाई करता है? वो पावर हाउस से उसको करंट मिलता है। करंट कहाँ से आता है? वो तो हाँ, ये सही है। करंट कहाँ, उस करंट ओम्स लॉ क्या चिल्ला चिल्ला बोल के गए थे, करंट के साथ छेड़खानी करनी है तो किसके साथ छेड़खानी करोगे? तुम करंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, लेकिन करंट जिस पे डिपेंड कर रहा है दैट इज वोल्टेज, तुम उसको छेड़खानी करो। क्योंकि वोल्टेज को जब इधर उधर करोगे तो एज अ रिजल्ट करंट आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक। दूसरा, आपने नोटिस किया हो कि ट्रांसफार्मर जब भी लगता है पूरी एक कॉलोनी के बाहर ही लग जाता है। मतलब एक ट्रांसफार्मर लगता है तो पूरी एक कॉलोनी को वो, या उस कॉलोनी में जितने घर होंगे वो एक के लिए अपना फिक्स होता है, कितने के लिए इतना वो सप्लाई करेगा। तो ट्रांसफार्मर सोचो लगाया क्यों जाता है, सोचो क्यों लगाया जाता होगा? करंट तो वो करेगा नहीं, वो करंट के साथ तो खेलेगा नहीं। तो सोचो ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है? लगा तो हर जगह है ट्रांसफार्मर, काम क्या है उसका? लोड उठाने में। तो स्टेबलाइजर तो आपके घर में है ही, वो उठाएगा लोड। तो सबके घर में तो करंट सेम ही जाएगा, वो तो फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना कि मोहल्ले में जिसका घर पहले यानी उसको पहले मिल जाए बाद में। करंट तो सबके घर सेम ही जाएगा, वोल्टेज तो सबके घर सेम ही जाएगा। अगर मान लीजिए आवास विकास के बाहर ये लग गया एक जनरली, हालांकि बहुत बड़ा है वो, तो उसके लिए फिर अलग अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर पूरे आवास विकास को होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन जस्ट एन इमेजिन, मान लीजिए अगर आवास विकास में एक ट्रांसफार्मर लगा दे तो जो वोल्टेज पहले घर को मिलेगा वही वोल्टेज दूसरे घर को भी मिलेगा। वोल्टेज तो सबके घर सेम ही जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मान लो उसके घर कम चला गया तो वो एसी कैसे चलाएगा वो, और उसके घर ज़्यादा चला गया तो वोल्टेज तो सबके घर। तो एक्चुअल में ट्रांसफार्मर का होता क्या काम है, काम क्या होता है, क्यों लगाया जाता है ट्रांसफार्मर? आई डीसी एसी कैसे कन्वर्ट करी वो जब, हाँ चलो कम से कम इतना याद है कि रेक्टिफायर काम करता है। अगर आप सोचिए वोल्टेज ट्रांसफार्मर का हर मोहल्ले के बाहर लगा देते हैं ट्रांसफार्मर, आखिर क्या काम होता होगा? घटा के तो ज़्यादा वोल्टेज वह आता कहाँ से जो कम करेगा? वो वोल्टेज आता है वो जैसे तारों में चलता है वोल्टेज, जो बड़े बड़े बने रहते हैं उसमें ज़्यादा वोल्टेज रहता है, लगभग 11,000 या 33,000, तो उसको कम करता है। कम करते करते घर में 220 चाहिए होता है हर अपने, कम करते करते। हाँ, ये एक रीज़न आप दे सकते हैं कि वोल्टेज डाउन करता है। लेकिन जैसे वो जो आप बोले हो ना कि 11,000 रहता है, कभी नोटिस करो तारवा में 11,000 नहीं होता है, ट्रांसफार्मर का अपना वोल्टेज 11,000 होता है। वो कभी नोटिस करो, तुम तार का कहाँ बोल रहे हो? जहाँ आप ट्रांसफार्मर देखते हैं ट्रांसफार्मर के बाहर लिखा होता है, वो डेंजर का साइन बन के लिखा होता है 11,000 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर का अपना वो तार, ऐसा कौन सा तार बन गया है जो 11,000 का वोल्ट झेल लेगा? वो 33,000 वोल्टेज की सप्लाई उस तार से हो रही है। ऐसा कोई तार ही नहीं है कि जो 33,000 11,000 का वोल्टेज सह लेगा। तार तुरंत बर्स्ट कर जाएगा। इतना वोल्टेज इतना कभी नहीं, कोई तार ऐसा नहीं बना है, कोई तार ऐसा नहीं बना है जो इतना वोल्टेज सह लेगा। वो ब्रश कर जाएगा, जूस ऑफ हीटिंग काम कर जाएगा, गर्म हो जाएगा। वो 1000 जा रहे हो तुम, 1000 बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं जाता। एक्चुअल जो आप देखते हो वो उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज होता है, ना कि उस तार का वोल्टेज होता है। ठीक है, एक पॉइंट सही था कि वोल्टेज को अप डाउन करता है। तो बेसिकली सुनिए, पहले ट्रांसफार्मर का काम होता है, जैसा आपने बोला कि वोल्टेज को अप वोल्टेज को डाउन। तो एक्चुअल में पहले समझिए,
जहाँ बिजली बनती है, जहाँ ये प्रोसेसिंग होती है, बिजली जहाँ बनती है, पहली बात तो वहाँ जो वोल्टेज बनती है पावर हाउस में जहाँ बनती होगी वो 311 वोल्ट की बनती है। जैसे जहाँ न्यूक्लियर पावर सिस्टम हो गया या टरबाइन, जहाँ बिजली पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जहाँ बनती है वहाँ से वोल्टेज निकलती है 311 वोल्ट की। वो फैक्ट्री 311 वोल्ट पे निकालती है। लेकिन इंडिया में जितने भी डिवाइसेस बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं 220 के। तो 311 लगाओगे तो दग जाएगा, वैसे ही ये नहीं करेगा। तो क्या है कि ट्रांसफार्मर इसीलिए लगाते हैं। आपने सुना होगा ना, ट्रांसफार्मर दग गया, तो दग गया तो तुरंत लाइट चली जाती है। तो कोई दगे लाइटियाँ कहाँ चली गए। दूसरी बात, उसको दगा क्यों? तो एक्चुअल रीज़न क्या है कि 311 वोल्ट का पोटेंशियल बनाया जाता है पावर हाउस जहाँ बिजली बनती है, और उस 311 वोल्ट को पोटेंशियल को भेजा जाता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वो जो 311 आ रहा है उस 311 वोल्ट को वो कन्वर्ट करता है कितने में, 220 वोल्ट में। फिर वो 220 वोल्ट पूरे कॉलोनी में सप्लाई किया जाता है। तो आप जो सोचते हो ना 220 तो 220 तो आपको बाद में मिलता है, उससे बन के कितना निकलता है, वहां से 311 वोल्ट का पोटेंशियल निकाला जाता है जहां बिजली बनती है। वो तो रास्ते में ट्रेवल आया तो ट्रांसफार्मर मिला। अब इन केस अगर आपका ट्रांसफार्मर में कोई खराबी है, ट्रांसफार्मर क्योंकि भाई वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, इन केस कहीं कोई तार गड़बड़ हो गया, उसमें लैमिनेटिंग गड़बड़ हो गई, उसका ऑयल ख़त्म हो गया, तो अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो इतना वोल्टेज जब घुसेगा उसके अंदर, तो अगर कोई भी खराबी ट्रांसफार्मर के अंदर होगी तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा तो तुरंत दग जाएगा तुरंत। साइकिल में हवा बहुत ज़्यादा भरती हो, गर्मी के मौसम में थोड़ी दूर चला है बस दग गया साइकिल का, तो आपने उसको मेंटेन नहीं किया। आप कार चला रहे हैं, नहीं में सही मेंटेन किया हो तो कहीं ना कहीं दग जाएगा, इंजन खुल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो डिवाइस आपका सही होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर दगता तभी है जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी, तो वो ज़्यादा वोल्टेज के जाने की वजह से ट्रांसफार्मर तुरंत ब्रश कर जाता है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज को वो तुरंत क्या कर देगा, लो वोल्टेज में। इन केस मान लो कभी ऐसा हुआ कि 311 से नीचे चला गया, या हो सकता हो इससे ज़्यादा नीचे भी जाएगा, 200 वोल्टेज पे भी आता है। कभी कभी जो बिजली बनती है वहाँ 200 वोल्ट पे भी आ जाता है, वो 220 वोल्ट पे ही भेज देंगे आपको वो। अब 220 भेज देंगे आपका तो 220 पे चलेगा। तो ट्रांसफार्मर में ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया होता है कि वो वोल्टेज को क्या भी कर सकता है, अप भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो ट्रांसफार्मर नाम ही लिखा है ट्रांसफार्मर, इसका मतलब ये हाई वोल्टेज को डाउन में कर देगा और डाउन वोल्टेज को हाई में कर देगा। ये मतलब सीधा सीधा ये किसके साथ छेड़खानी करता है, वोल्टेज के साथ करता है, करंट के साथ नहीं करता है। क्योंकि वोल्टेज के साथ करेगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप वोल्टेज को छेड़ेंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक किसको छेड़ देगा, करंट को छेड़ ही देगा वो। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, किसी भी एसी सर्किट में। समझ आया? अब क्या है कि आपने कहा लो टू हाई, हाई टू लो करेगा, तो करेगा कैसे? तो इसके बेसिस पे दो तरीके के ट्रांसफार्मर बनाए जाते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाम में ही लिखा है अप, इसका मतलब है ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। और दूसरा होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर को क्या करेगा, घटाएगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा, एसी वोल्टेज को, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज को घटाएगा। अब वो डिपेंड करता है आपके मोहल्ले में या जहाँ से बिजली आई है कि वहाँ कैसे आई। कभी कभी आपने देखा है गांव में वोल्टेज कम होता है, शहर में वोल्टेज ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि वहाँ का वोल्टेज डाउन कर दिया, वहाँ ट्रांसफार्मर लगाया ही ऐसा जाता है कि वहाँ का वोल्टेज, और शहरों में ऐसा लगाया ही जाता है ट्रांसफार्मर कि वो हमेशा वोल्टेज बढ़ा के दे। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि शहरों में लोगों के पास एसी है, वॉशिंग मशीन है, गीज़र है, कूलर भी है, बढ़िया वाली टीवी भी है, माइक्रोवेव भी है, ओवन भी है, मतलब बहुत कुछ है ना शहरों के पास। तो पोटेंशियल वहाँ वोल्टेज वहाँ का क्या होना चाहिए, ज़्यादा। क्योंकि अगर साथ में मोटर भी है भाई, टंकी भी भर नहीं रहती है लोगों को, नहाएंगे कैसे, खाना पीना कैसे होगा उनका। हाँ, फ्रिज भी रहता है। तो बेसिकली क्या है, शहरों में लोगों के पास एप्लियंसेस ज़्यादा हैं, तो वोल्टेज अगर आप डाउन कर देंगे तो वो करेंगे कैसे, वो चला ही नहीं पाएंगे कुछ। शहरों में, गाँव में क्या है, कुल मिला के एक ही बल्ब जलाना रहता है, पंखा चला लिए, वो चला लिया। आजकल का गाँव थोड़ा एडवांस हो गया है, लेकिन आप जो गाँव देखते हो वो तो मॉडर्न हो गया। जो थोड़े और टिपिकल टाइप के गाँव हैं उनको वहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए,
बिजली चाहिए, एक तो बल्ब चाहिए, पंखा चाहिए और तो टीवी चलाने के लिए टीवी चाहिए, बस। और ये तीन ही चीज़ डिमांड होता है, तो वहाँ वोल्टेज इसलिए डाउन देते हैं। इसीलिए गांव में वोल्टेज डाउन रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वो स्टेप डाउन लगा देते हैं, तो ताकि वोल्टेज आए तो वो डाउन जाए। और शहरों में ज़्यादातर वोल्टेज जो लगाया जाता है वो स्टेप अप लगाया जाता है, कि वहाँ वोल्टेज हमेशा वो हाई करके ही भेजे, ठीक है। अब आप कैसे करोगे? सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर के अंदर का पार्ट है, अच्छा पूरा नहीं बनाया जाता है, अंदर का सिर्फ वो हिस्सा बनाया गया है जो काम करता है, जो एक्चुअली फंक्शनिंग में होता है, सिर्फ उतना ही बनाया गया आपको, ठीक है। आपने ट्रांसफार्मर, अभी रास्ते वास्ते में जाना, ट्रांसफार्मर देखना, तो ट्रांसफार्मर में ऐसे प्लेट लगी होती है बीचों बीच में, किनारे तो बड़ा सा लगा होता है, लेकिन बीच बीच में एक एक प्लेट ऐसे ऐसे लगा रहेगा, वो एक्चुअल वो उसी में का एक प्लेट है ये, ठीक है। जहाँ ट्रांसफार्मर देखना, ठीक है, ला फोन लो, उस पर करो गूगल। हम बनाते नहीं, बन जाता है वो, हम थोड़ी बनाते हैं, हमको बनाना होता तब तो हम 220 बना के ट्रांसफार्मर, एक खर्चा ही तो अलग पड़ रहा है, ट्रांसफार्मर लगाओ फिर वो दग जाए फिर उसको बनाओ, तो इससे अच्छा हम 220 लगा के डायरेक्ट घर भेज देते। लेकिन एक्चुअली 220 बनता नहीं, बनता 311 है, और हमारे यहाँ 220 का पहले डिवाइस बना चुके हैं, तो इसीलिए बनता 311 वोल्ट का है वो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल है ना, जैसे वो एक्सपेरिमेंटली करते हैं कि हाँ बना रहे देखते हैं कितने का बन गया, जैसे वो टरबाइन पे डिपेंड करता है ना। 311 तो एप्रोप्रिएट वैल्यू हो सकता है, 350 का बन जाता है। टरबाइन कितने स्पीड से नाची, कितना वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, अच्छा मूवी भी है, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफार्मर फिजिक्स डाल दो। थोड़ा रियलिस्टिक फिगर दे जो, अब ट्रांसफार्मर में यही वाला देंगे फिगर। हाँ देखो ये मिला एक, थोड़ा सा गूगल करोगे तुम लोग को मिल जाएगा। ये देखो ट्रांसफार्मर है, ये बीचों में देखो प्लेट बना रहता है कि नहीं, देखो एक एक प्लेट बीच में बना है। ऐसे जाओगे जहाँ ट्रांसफार्मर लगा होगा जाके देख लेना, बीच बीच में देखो ऐसे प्लेट बनी होगी, ऊपर 3 सॉकेट लगा है, और उसके बाद इधर से एक सॉकेट बाहर के, तो एक उसका इनपुट होता है, एक उसका आउटपुट जानने के लिए होता है, और बीच में ये देखो प्लेट बनी है, दिख रहा है कि नहीं खांचा ऐसे ऐसे, तो वही एक जो खांचा है वही एक खांचा बना दिए खाली, बस। होती उसमें मल्टीपल है, 10 से 12 15, जैसे स्टेप अप बना होता है तो प्लेट लंबी कर देंगे, स्टेप डाउन बनाना होगा तो वही प्लेट वो कम कर देंगे, ठीक है। वो तो मिल गया, बाकी तो हर जगह यही वही वाला देंगे वो। अरे रुको मिल तो गया था, पीछे हो गया। कहाँ? नहीं वो डिपेंड करता है इनपुट आउटपुट, जैसे वो डिपेंड करता है आप अप बना रहे हैं कि डाउन बना रहे हैं, तो उसके बेसिस पर वो, जैसे हैवी वोल्टेज का है ना, तो वोल्टेज को फैला देते हैं ताकि कोई मिस वो कंडक्शन ना हो उसमें, या ज़्यादा वोल्टेज के नाते नहीं तो वो दग जाएगा वो, तो उसके नाते भी वो रेंज रखते हैं वो, ठीक है। ये भी देखो, ये भी ट्रांसफार्मर है आपका, देखा, तो देखो बीच में बना है ना प्लेट, ये प्लेट जो बना है वो यही है प्लेट, वो यही है, तो वो ऐसे है ना, ऐसे लगा है, उसके अंदर ये बना है, ये उसके अंदर सिस्टम बना दिया गया होता है वो पहले से ही आपको। तो होता क्या है, एक प्लेट का निकाल के दिखाएं, क्योंकि एक्चुअल काम यही एक प्लेट करता है। अब हो देखो, इधर से आप एसी सप्लाई करेंगे, इधर से सप्लाई करेंगे, और इधर आप अपना लोड लगा दीजिए, या इससे जो भी कनेक्शन करना हो आप अपना कनेक्शन कर लीजिए। तो अब देखो, जिधर एसी सोर्स लगाते हो उधर का जो कॉइलिंग आप करते हो उसको बोलते हो प्राइमरी कॉइल, दैट इज 1 डिग्री। और इसमें जितने टर्न्स होंगे, जितने भी टर्न्स आप इस कॉइल को जितना टर्न्स आप दे रहे होंगे उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इसका जो ईएमएफ होगा, ईपी मतलब ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, और आईपी का मतलब करंट इन प्राइमरी कॉइल। सेम ऐसे ही ये जो आपका इधर लोड के साइड जो लगा होता है कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। तो जिधर लोड लगता है, जिधर लोड लगाया जाता है, यानी जो आपके घर आने वाला होता है तार, जो आपके घर तार आने वाला होता है वो बेसिकली सेकेंडरी की तरफ होता है, और जो वहाँ से आता है, लोड आता है, एक्चुअल आता है, जो बिजली बन के आता है, उसकी तरफ हमेशा कौन होता है, प्राइमरी कॉइल। अब समझिए स्टेप अप और डाउन बनाते कैसे। अगर आपको
किसी पर्टिकुलर जगहों पर, जैसे गांव में जब लगाया जाता है तो गांव में ज़्यादातर वोल्टेज को डाउन करने के लिए बनाया जाता है। तो वोल्टेज को डाउन करने के लिए वो करते क्या है, सिंपली बस वो करेंगे क्या, प्राइमरी कॉइल का नंबर बढ़ा देंगे और सेकेंडरी कॉइल का नंबर कम कर देंगे। तो अगर सेकेंडरी कॉइल का नंबर, सेकेंडरी कॉइल का टर्न, ये टर्न अगर कम है और प्राइमरी कॉइल का अगर ये ज़्यादा है, तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि आउटपुट का कॉइल अगर कम हो गया तो वोल्टेज कम देगा वो, तो कॉइल कम तो वोल्टेज कम डिलीवर होगा, तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर इनपुट अगर इसका कम है, प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न कम है लेकिन सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न आपने ज्यादा रखा है, तो वो वोल्टेज बढ़ा देगा, तो वो बन जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो पूछेंगे कि स्टेप अप और डाउन आप पहचानोगे कैसे। जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ प्रैक्टिकली देखो, अगर 1 2 3 4 यहाँ कितने हैं, कितने टन दिए हूँ मैं, 4 गिन के नहीं बनाया मैंने, ऐसे बना दिया। और यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 टन दिए, तो इसका नंबर ऑफ टन ज़्यादा है, इसका नंबर ऑफ टन कम है। अगर सेकेंडरी का नंबर ऑफ टन ज़्यादा हो गया तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि अब ये वोल्टेज बढ़ा देगा। 5 कॉइल के होने की वजह से स्टेप बढ़ा, ये वोल्टेज बढ़ा देगा। और इसका क्योंकि 4 है तो इसका कम है, तो ये स्टेप, हालांकि उसके रिस्पेक्ट में ये बेसिकली आपका स्टेप अप ही काम करेगा। तो स्टेप अप में सेकेंडरी का टन ज़्यादा रहेगा और प्राइमरी का टन कम रहेगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी का नंबर कम रहेगा और प्राइमरी का नंबर ज़्यादा रहेगा। समझ आया? क्लियर हुआ? स्टेप अप और डाउन पहचानोगे कैसे? कि मान लो ट्रांसफार्मर फिगर बना के दे दिया आपके सामने और कहें पहचानो स्टेप अप है कि डाउन, तो सेकेंडरी और प्राइमरी का टन गिन लेना। जिसका भी टन ज़्यादा होगा, अगर प्राइमरी का ज़्यादा है सेकेंडरी का कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और अगर सेकेंडरी का ज़्यादा है प्राइमरी का कम है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बाकी नाम याद रखिएगा कि कौन सा क्या काम करता है। ठीक, समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब एज इट इज डिवाइस है तो किसी न किसी प्रिंसिपल पर वो काम कर ही रही होगी। तो ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल पर काम करती है दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा रहे थे तो लास्ट टॉपिक ही वही था। उसमें आपको एक चीज़ बोल रहे थे, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है? बिना टच किए सामने वाली में कुछ ना कुछ इंड्यूस कर देना। तो शायद आपको याद होगा वहाँ भी प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल था, फिगर वहाँ बनवाए थे। तो आपने करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो करवाया था और सेकेंडरी कॉइल में ऑटोमेटिक करंट आ गया था। मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने से सेकेंडरी कॉइल में करंट क्या हो गया था? इंड्यूस हो गया था। तो सेम यही काम यहाँ किया जाता है। प्राइमरी कॉइल में आप जो करना होता है करते हैं, एज अ रिजल्ट फिर सेकेंडरी डिसाइड करता है कि हमें आउटपुट उसको क्या देना है। तो एक्चुअल जो पूरा जिम्मेदारी, जो पूरा लोड होता है वो किसके ऊपर होता है? प्राइमरी, क्योंकि यही झेलता है सबसे पहले। अब यही डिसाइड करेगा कि आगे कम भेजना है या ज़्यादा भेजना। अगर इसका नंबर ज़्यादा है तो ये अंडरस्टूड रहता है, इसका नंबर ज़्यादा है तो उसका नंबर कम ही होगा वहाँ पे। तो अगर कम होगा तो वो जान रहा है कि हमको यहाँ से वहाँ कम भेजना है ताकि आगे भी सप्लाई कम की जाए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी प्रिंसिपल इसका डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और भी इसके बाद जनरेटर पढ़ाएंगे तो उसका प्रिंसिपल किस पे काम करता है। तो प्रिंसिपल याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ट्रांसफार्मर बता दिया। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम होता है एसी वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन का काम होता है एसी वोल्टेज को घटाना। प्रिंसिपल समझा दिया कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था कि जब किसी एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था तो उसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ क्या हो जाता था? इंड्यूस हो जाता था। ये कोई बोला था, कौन बोला था इसको? फराडे। फर्स्ट की सेकेंड लॉ था कि जब भी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो वहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है या क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो बस वही है, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। ठीक, सेकेंड लॉ था, ये सेकेंड लॉ था। हाँ, मतलब कह सकते हो। हाँ, अमाउंट सेकंड में था, चेंजिंग वाला फर्स्ट में था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन समझा ही दिया आपको, तो एज इट इज़ पेपर में कोई है नहीं। अगर आप फिगर आपको याद है तो आप चाहो तो 1-2 बार कंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, या उतना कंस्ट्रक्शन आपसे पूछते नहीं है वो। ठीक है, बाकी बचा आपका थ्योरी एंड वर्किंग। तो थ्योरी एंड वर्किंग में आपने एक चीज़ लिखी होगी, मैं पढ़ दे रहा हूँ ऐसे। वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू प्राइमरी
डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब एक बार फिर से पढ़ के समझा दे रहे हैं। वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू प्राइमरी। मतलब इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये डिपेंड करता है कि आपने प्राइमरी में कितना अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो अब ये एक्चुअल फिर वही डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, वो घूम फिरा के आएगा उसी पे, टर्न्स पे ही आएगा। तो इसमें सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा वो डिपेंड करता है कि आपने एसी प्राइमरी को कितना वोल्टेज दिया है, कितने वोल्टेज इसको दिए, उसके बेसिस पर वो डिसाइड करेगा आगे क्या करना है। ठीक है, और प्राइमरी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। वो घूम फिरा के वही आया कि सेकेंडरी के टर्न्स पे ही डिपेंड करता है कि कितना ईएमएफ उसको इंड्यूस होना है। अगर सेकेंडरी का टर्न्स कम है तो ईएमएफ कम इंड्यूस कराएगा, मतलब ईएमएफ डाउन करा देगा वोल्टेज। और अगर सेकेंडरी का टर्न्स ज़्यादा है तो ईएमएफ वो बढ़ा लेगा, मतलब वोल्टेज को वो क्या करा देगा, बढ़वा देगा। ठीक। दूसरा, कंसीडर एन आइडियल ट्रांसफार्मर इन विच द प्राइमरी हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। दिस इज पॉसिबल और नॉट? इट इज पॉसिबल और नॉट कि आइडियल किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। और उसे भी उसने पहला वर्ड बोल दिया है, आइडियल। तो आइडियल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, 100% परफेक्ट होता नहीं है। तो ऐसा कोई डिवाइस हो नहीं सकता जिसका रेजिस्टेंस निग्लेजिबल हो, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान ले रहे हैं कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है और हम ये मान ले रहे हैं कि प्राइमरी वाले का रेजिस्टेंस निग्लेजिबल है, इसका रेजिस्टेंस आप मान को चलो ये इसका कोई रेजिस्ट नहीं करेगा ये, तो ऑल द फ्लक्स इन द कोर लिंक विद बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसका मतलब है कि जितना भी फ्लक्स इससे लिंक्ड होगा, जितना भी इससे अटैच होगा, वो पूरा का पूरा सेकेंडरी को मिल जाएगा। ऐसे तो बड़ा फ़ायदा हो जाता, एनर्जी लॉस बच जाती, क्योंकि ट्रांसफार्मर लंबे समय तक चलता, ट्रांसफार्मर कभी बदलना नहीं पड़ता, हीटिंग कम हो जाती, बहुत सारी चीज़ें अगर कम हो जाती हैं अगर रेजिस्टेंस ना होता वहाँ या जीरो हो जाता। तो मान के चलो एक ट्रांसफार्मर लगाते तो अकाध पीढ़ी तक तो चली जाता तुम्हारा। अब आप सोचिए एक रेजिस्टेंस के होने से कितना फ़र्क पड़ता है, आपकी 2-3 पीढ़ी तो निकल जाती है एक ही ट्रांसफार्मर पे। तो फिर होता तो ठीक है, बदल देते एक बार कि नया लगवा लो। रेजिस्टेंस के होने से ट्रांसफार्मर इसीलिए जलते क्योंकि हीटिंग होने लगती है, गर्म हो जाता है, वाइंडिंग खराब होने लगती है। तो ये कई रीजंस हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस आइडियल नहीं होता। क्योंकि जब भी देखो सिंपल सी बात है, मशीन चलेगा तो गर्म होगा ही होगा, वो हीट करेगा, वियर एंड टियर आएगा। गाड़ी चलेगी तो टायर फटेगा, ऐसा है नहीं कि 100% देगा, तो वियर एंड टियर आएगा उसमें। तो 100% आप नेग्लिजेंस में नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत होता है इसमें। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू फराडे सेकेंड लॉ, या जैसे आपने बोला था कि सेकेंड लॉ के हिसाब से ईएमएफ अगर प्राइमरी कॉइल में मैं ईएमएफ इंड्यूस करूं, प्राइमरी कॉइल में अगर मैं वोल्टेज दूं या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करूं प्राइमरी कॉइल में, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और वो ईएमएफ किस में इंड्यूस्ड होगा? अगर मैं प्राइमरी का फ्लक्स चेंज करता हूं तो चलो प्राइमरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। सेम इसका जो फ्लक्स होगा वो इसमें जाएगा तो इसका चेंज होगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि प्राइमरी में मैं फ्लक्स चेंज कर रहा हूँ बार बार, जैसे चेंज इन फ्लक्स ये प्राइमरी हो गया और इसका चेंज इन फ्लक्स ये सेकेंडरी हो गया। अब फराडे के सेकेंड लॉ से ये बोला जाए कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी, तो ये क्या इंड्यूस कर देगा? ये मैं फिर प्राइमरी में अगर चेंज करते हो इन केस तो थोड़ा बहुत पहले तो प्राइमरी को ही मिलेगा, उसके बाद जो चेंज होगा वो सेकेंडरी को मिलेगा। बट स्टार्टर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ईएमएफ फ्लक्स आपने किसका चेंज किया है? प्राइमरी का। तो सबसे पहले ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा? वो तो पहले ईएमएफ इसका चेंज होगा तो फ्लक्स इसका चेंज होगा तो ईएमएफ इसी में बनेगा सबसे पहले। वो तो उसके बाद जब कुछ देर बीतेगा तो कुछ देर राउंडिंग होने के बाद, चलने के बाद, तब इसमें धीरे धीरे आएगा। जैसे आप जब हीटर जलाते हैं तो ऐसा तो है नहीं हीटर जला बटन टीपते ही तुरंत जल जाता है, वो थोड़ा टाइम लेता है हीटर जलने में, और बुझने में भी देखो फिर थोड़ा टाइम लेता है। तो ऐसा बल्ब है, पंखा है ना, आप उसको दबाओगे तो तुरंत जल जाएगा, उसमें हीटर में टाइम लेता है। गीज़र भी आप चलाइए तो देखिए गीज़र भी टाइम लेता है पानी गर्म करने में। तो है पहले वो अपने अंदर का फ्लक्स चेंज करवाता है, तो जब कुछ देर चल जाता है, वो कुछ देर हो जाता है, तब वो अपने सामने वाले पे सेकेंडरी पे चेंज कराता है। तो ट्रांसफार्मर भी पहले यही करता है, पहले वो
अपने आप को अंडरस्टूड कर लेता है। जैसे जब आप इसको लोड दोगे, एसी सोर्स दोगे, तो पहले ये खुद अपने आप को फ्लक्स चेंज करेगा, अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा, पहले वो खुद इंटरप्रेट करेगा क्या कैसे कहाँ कब क्या करना है। जब वो पूरा समझ जाएगा तब उसकी वजह से सेकेंडरी में उसका रिजल्ट दिखेगा। अच्छा, फाई पी मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ वो तो फॉर्मूले में है, ठीक है। तो ई पी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। अच्छा, कितने टन्स हैं लगभग, हमको नहीं पता ना कि इसमें कितने टन्स हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स इन प्राइमरी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर जितने टन्स होंगे और उससे लिंक्ड फ्लक्स, एनपी लिख सकते हैं, एन फाई लिख सकते हैं। भाई प्राइमरी में जितने टर्न होंगे तो एन टर्न होंगे, और हर टर्न का जितना फ्लक्स चेंज होगा तो ये लिख सकते हो। एन तो कांस्टेंट ही है, तो ई पी इज इक्वल टू माइनस एन, बाहर आ गया, एन पी लिख लो क्योंकि प्राइमरी है, और चेंज इन फ्लक्स ये हो गया डी फाई अपॉन डी टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब सोचो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हो रहा है, सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो रहा है, एज इट इज कॉपी कर लो। अगर सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके लिए माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी, सेम टू सेम। तो ई एस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। अच्छा, सेकेंडरी में जितने टर्न्स हैं और जितने सेकेंडरी का फ्लक्स लिंक्ड होगा, तो सेकेंडरी में टर्न्स मान लो एन एस है और जितना इससे फ्लक्स लिंक्ड है वो फाई है। समझ आया? जितने टर्न्स है, अगर एक टन से फाई लिंक्ड है फ्लक्स, तो एन टन से कितना हो जाएगा, एन एस इंटू फाई। फिर वही सेम काम, एन एस कॉन्स्टेंट है क्योंकि टन एक बार आप बना लोगे तो बार बार चेंज थोड़ी ना होगा टन, वो तो आप बना के रेडी करके आप भेज ही दोगे, तो टन्स तो नहीं चेंज होगा। तो ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। कोई दिक्कत? अब आप सिंपली क्या कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और 1 और 2 को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो डिवाइड कर दो जरा। तो अगर डिवाइड करोगे तो ई पी अपॉन ई एस, अच्छा ई पी की वैल्यू क्या है, माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। अच्छा, माइनस माइनस सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो गया, और ये डी फाई बाई डी टी कट गया पूरा का पूरा। तो ईएमएफ इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई ईएमएफ इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन, पहला फॉर्मूला डराइव हो गया ट्रांसफार्मर का जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब मैं शुरू से यही तो बता रहा था कि अगर प्राइमरी में टन ज़्यादा रखोगे तो जिसका टन ज़्यादा है उसमें ईएमएफ भी इंड्यूस ज़्यादा होगा, और अगर सेकेंडरी में टन ज़्यादा है तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड। इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे ये दोनों का रिजल्ट देख के आप ये कह सकते हो कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? जिसमें जितना ज़्यादा टर्न, अगर प्राइमरी का टन ज़्यादा है, टर्न ज़्यादा है, तो उसका वोल्टेज भी, और अगर सेकेंडरी का वो टर्न ज़्यादा है तो उसका वोल्टेज ज़्यादा है। अब जरा इसको रिलेट करो, अगर प्राइमरी का टर्न ज़्यादा हो गया, आप कह रहे हैं कि प्राइमरी का टर्न ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ सेकेंडरी का टर्न, तो सेकेंडरी का टर्न अगर कम है तो सेकेंडरी में वोल्टेज भी, और सेकेंडरी में वोल्टेज कम है तो सेकेंडरी ही तो लोड को देगा, तो जब सेकेंडरी में वोल्टेज ही कम है तो लोड में वोल्टेज भी, तो ट्रांसफार्मर कैसा हो गया वो? अब आया? अगर मैं ये कहूँ कि प्राइमरी में टर्न कम रखे हो, प्राइमरी में टर्न कम रखे हो, इसका मतलब है कि सेकेंडरी में टर्न, तो सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा का मतलब है वहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड, मतलब वहाँ का सेकेंडरी का वोल्टेज, और सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा है तो सेकेंडरी से तो लोड कनेक्ट किए हो, तो जो लोड को वोल्टेज मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा कि कम? तो इसका मतलब है वो आपको वोल्टेज बढ़ के मिल रहा है, मतलब कि वो ट्रांसफार्मर कैसा हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ। अब आया समझ में कि टर्न से या स्टेप अप और डाउन कैसे डिसाइड किया जाता है? आया? तो ये यही सब घुमाएंगे तो यही सब वो पूछेंगे कि आपका बताइए, डाउन का बताइए, और ये ऑलवेज वैलिड है, ये कभी गलत नहीं होगा। जिसका टर्न ज़्यादा उसका ईएमएफ ज़्यादा, जिसका टर्न कम उसका ईएमएफ भी कम आएगा। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ठीक।
अब ये जो आपने डराइव किया है, इक्वेशन जो आप डराइव करके लाए हैं, इसके पीछे आपको कुछ एजम्पशंस आपको माननी पड़ेंगी। जैसे पहला आपने बोला ही था कि आइडियल रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, तो कुछ आपको मानना पड़ेगा तब ये एक्चुअल होता है। पहला, द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस कम से कम है। ये आप मान के चलते हैं कि प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस कम से कम है और जो करंट आएगा वो भी इसमें कम ही जाएगा, ठीक, तो वो ध्यान रखिए। दूसरा, सेकेंडरी करंट इज स्मॉल। आपको ये मान के चलना है कि जो सेकेंडरी में करंट होगी वो भी आपको स्मॉल ही मिलेगी, ठीक। तीसरा, द सेम फ्लक्स लिंक विद द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज देयर इज वेरी लिटिल लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ध्यान से रखना, सुनो, प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होगा या जो लीक करेगा और सेकेंडरी मतलब प्राइमरी का फ्लक्स और सेकेंडरी का फ्लक्स ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, मतलब यहां से जो निकलेगा वो टोटल इसी में जाना चाहिए। कहीं लीक होने का मतलब कहीं और बाहर, तो बाहर ना जाए, फ्लक्स लीक ना हो, इसीलिए कोर को लैमिनेट कर देते हैं सॉफ्ट आयरन कोर से। बताओ ये कहां और यूज हुआ था और किस जगह यूज हुआ था? ये सॉफ्ट आयरन कोर और किस जगह यूज हुआ था? किस डिवाइस? एक डिवाइस और पढ़ के निकले हो भी पिछले के पिछले चैप्टर में। जनरेटर पढ़ाया ही नहीं अभी, मैं बोला पढ़ के निकले हो। MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वहां भी आपने सॉफ्ट आयरन कोर लगाया था। उसका काम यही होता था, पकड़ पकड़ के मैग्नेटिक फील्ड वो एक जगह रखता था वो। तो लैमिनेटेड कोर जनरली सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। सॉफ्ट आयरन का काम होता है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ज़्यादा भटकने नहीं देगा, लीक होने नहीं देगा वो कहीं से वो। तो जैसे यहाँ से जो भी फ्लक्स निकलेगा, तो वो जब फ्लक्स निकलेगा, अगर यहाँ से निकले हो तो तुम्हारा डेस्टिनेशन कहाँ जाना है तुमको? प्राइमरी से निकले हो तो कहाँ जाना है? सेकेंडरी में जाना है। ज़्यादा दाएँ बाएँ मत होना। प्राइमरी से निकले तो सेकेंडरी में घुसो, हाँ एक दो जाएगा, उतना नहीं आप 100%, लेकिन एक दो जाएगा। तो कम से कम लीकेज हो, इसीलिए लैमिनेटेड कोर कर देते हैं सॉफ्ट आयरन से, ताकि फ्लक्स का लीकेज कम हो। दोनों में लगभग फ्लक्स का चेंज बराबर हो। तो जब फ्लक्स का चेंजवा बराबर होगा तभी तो d∅dt काट पाओगे। अगर अलग अलग फ्लक्स हो गया दोनों तो काट कैसे पाओगे? अगर मान लो प्राइमरी का फ्लक्स अलग हो गया, सेकेंडरी का फ्लक्स अलग हो गया, तो ये वैल्यू कटेगी ही नहीं। और जब कटेगी ही नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? तो इसको कटने के लिए इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम थी। सेम होने का मतलब है दोनों कॉइल में लगभग फ्लक्स क्या रहा होगा? बराबर। फ्लक्स सेम रहने का मतलब है कि फ्लक्स का लीकेज, फ्लक्स की चीटिंग नहीं हुई है। जितना निकला उतना वहां घुस गया। अगर यहाँ से 10 लाइन निकली होगी तो 10 का 10 यहाँ घुस गया, या नहीं होगा तो ये घुस गया, सॉरी 9 घुस गया, एक ही निकला होगा। तो आप जनरली ये 3 एजम्पशन आपको मानना पड़ेगा कि प्राइमरी सेकेंडरी में करंट आप कम से कम रखिए, प्राइमरी का रेजिस्टेंस आप कम रखिए, और दोनों का जो फ्लक्स लिंक्ड है वो दोनों का सेम रखिए, या फ्लक्स लीकेज आप कम से कम रखिए। समझ आया? ठीक। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अच्छा देखो, एफिशिएंसी क्या है? वो ट्रांसफार्मर की नहीं, वो किसी भी डिवाइस की होती है। आप नॉर्मल समझिए। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? क्षमता, कौन कितना काम कर सकता है। जैसे आपकी एफिशिएंसी कितनी है काम करने की, आप दिन भर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे आपको लेबर के साथ लगा दें तो आपकी एफिशिएंसी उसके बराबर नहीं है। लेबर दिन भर काम कर ले जाएगा, तुम बोल जाओगे 2 घंटे में घाम धूप में खड़ा कर दें फरुआ चलाने के लिए, अब देखो आधे घंटे में बोल जाइए वो नहीं कर पाओगे। अभी जनरली गाड़ी चलाना हो, ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं वो नॉन स्टॉप ट्रक चलाते रहते हैं, तो गाड़ी चलाना हो आप नॉन स्टॉप नहीं चला पाएंगे, भूल जाएंगे अगर आप थोड़ी देर में। तो हर चीज़ की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है। पढ़ने की जैसे एफिशिएंसी है, कुछ बच्चे रात भर पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे रात भर पढ़ भी लेंगे, 1-1.5 घंटा सो भी लेंगे, फिर वो अगले दिन स्कूल भी पहुँच जाएंगे, और फिर वाइज इट इज़ उनका रिजल्ट भी आ जाता है। तो वहाँ अभी एफिशिएंसी, अब आपकी एफिशिएंसी मायने रखेगी, क्योंकि 103 दिन ही बचा है, तो आपकी एफिशिएंसी ये मायने रखेगी कि आप कम टाइम में कितना एफिशिएंट आप आउटपुट दे रहे हैं। अब एफिशिएंसी का मतलब समझो क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप लोगों को, समाज को, अपने आप को कितना आउटपुट दे रहे हैं, कितना आउटपुट आप दे ले जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आउटपुट आपका होगा और पॉजिटिव आउटपुट होगा, उतना ही आपकी एफिशिएंसी अच्छी मानी जाएगी। हाँ, समाज ज़्यादा खुश रहेगा। हाँ, और जितना आपका आउटपुट कम रहेगा उतना आपकी एफिशिएंसी कम मानी जाएगी। अब आपने मेहनत किया, आपने बोर्ड के लिए मेहनत किया, आपने इनपुट झोंका कायदे से, उसका रिजल्ट आपको मिल गया। आप तो आपने इनपुट जितना दिया अच्छा खासा,
आपको आउटपुट मिल गया, मतलब आपकी जो एफिशिएंसी थी वो अच्छी थी, तो आपको आउटपुट अच्छा मिल गया। अब कुछ पढ़े बड़े है नहीं, बोर्ड का पेपर देने चले गए और आउटपुट अच्छा नहीं निकला, तो इसका मतलब लोग यही कहेंगे आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी। तो समझे ना, एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, इनपुट पे कि आउटपुट पे? लोग क्या देखेंगे, इनपुट की आउटपुट? लोग आउटपुट देखेंगे, आउटपुट के बेसिस पर वो आपको जज करेंगे। गाड़ी कितने का एवरेज, मोटरसाइकिल मैक्स टू मैक्स कितने का एवरेज देगी? 70 का देती है, ठीक है, 78 का भी देती है देने वाली, ठीक है, 75 तक का भी देती है। अब आप मान लीजिए है कोई गाड़ी, मान लो चलो 70 का ही दे रही है, वहीं आप बुलेट ले लो 25-30 का एवरेज देगी, तो लोग क्या प्रेफर करेंगे भाई? ऐसी गाड़ी जिसका आउटपुट ज़्यादा हो। आप कार्स में कंपेयर कर लीजिए, बड़ी गाड़ी जितना लोगे, BMW और डिफेंडर का 5 का एवरेज है, उसका आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है उसका, ठीक है। MG हेक्टर ले लीजिए, 4 का एवरेज देती है, लोग कहते हैं वो तेल नहीं वो खून पीती है। नहीं, इतना तेल पिएगी तो भाई आदमी का खून ही जाएगा और क्या जाएगा। तो क्या है कि उसका आउटपुट कम, इनपुट वो ज़्यादा ले रही है, तेल तो वो बराबर खींच रही है ज़्यादा, और एवरेज 5 का दे रही है, मतलब 1 लीटर तेल डालोगे तो 5 किलोमीटर जाएगा। वहीं उसको टक्कर देने के लिए कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती, 1 लीटर डालो 25 किलोमीटर जाएगा, तो जाने को जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि आउटपुट डिपेंड करता है कि आप इनपुट कितना दे रहे हैं और आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अब एफिशिएंट ट्रांसफार्मर का क्या है, बेसिकली आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर को आपने इनपुट कितना दिया था और ट्रांसफार्मर ने आपको कितना दिया है, उसी को बोलते हैं हम एफिशिएंसी। अब प्राइमरी कॉइल को आपने कितना दिया और सेकेंडरी कॉइल ने आपको कितना रिटर्न किया, दैट इज कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा, एफिशिएंसी कहलाएगा, ठीक। अब देखो एफिशिएंसी, ऐसे एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से, ईटा है ये, एन को थोड़ा लंबा खींचा जाता है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ ETA, ईटा। तो जनरली एफिशिएंसी होता है आपका आउटपुट पावर इज इक्वल डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ये होता है आपका एफिशिएंसी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप प्रैक्टिकली सोचो, हम आइडियल मान रहे हैं, ऐसा कोई डिवाइस है जिसको जितना दिए हो उतना वापस कर दे आपको, मतलब पूरा इनपुट पूरा आउटपुट मिल जाए? ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है। 11th में पढ़े थे, हाँ, कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन था जिसकी एफिशिएंसी 100% थी, कि मतलब जितना दोगे उतना आपको दे देगा वो, रिटर्न आपको उतना दे देगा वो। जबकि आप प्रैक्टिकली सोचिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। इंजन है तो आधी एनर्जी तो उसकी हीट एनर्जी में चली जाएगी, कुछ साउंड एनर्जी में चली जाएगी, तो आपको जितना इनपुट दिए आपको पूरा आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है। मतलब 100 रुपये का तेल डाल रहे हो तो 100 किलोमीटर जाए गाड़ी, मतलब ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब ये एक ही चीज़ पॉसिबल है, 100 रुपये का तेल डिब्बम खरीद लो, साइकिल से जाओ 100 किलोमीटर, तभी आपको आउटपुट पूरा 100% मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, तेल खर्च हो जाएगा आपका। तो ये तो एफिशिएंसी हो गई। लेकिन अगर आइडियली, मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं, अगर मैं ये मान लूं कि आपके पास आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी ईटा कितना हो जाएगा, 100%। आइडियल ट्रांसफार्मर का जो ईटा होता है वो कितना हो जाएगा, 100%। परसेंट को जरा चेंज करो, तो परसेंट को चेंज करोगे तो 100/100, तो कितना हो गया, 1। अब यहां जब 1 रखोगे तो 1 इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। इनपुट पावर को इधर भेज दो, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इसमें कोई दिक्कत? ये कंडीशन आइडियल ट्रांसफार्मर की है, ये 100% आइडियल ट्रांसफार्मर की होता नहीं है, बट मान ले रहे हैं, ठीक। अब आपने अभी पावर डिफाइन किया था, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। अब ये बताओ ध्यान से, इनपुट पावर देखो, P इनपुट, तो इनपुट, अच्छा इनपुट प्राइमरी में करोगे कि सेकेंडरी में करोगे? तो प्राइमरी का जो वोल्टेज EMF होगा वो EP, और इसमें जो करंट आएगा वो IP, और सेकेंडरी आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर PO, तो इसमें जो EMF आएगा वो क्या हो जाएगा,
सेकेंडरी में आएगा वो ES, और इसका जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपने कहा IP इज इक्वल टू इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर कितना है, EP इंटू IP इज इक्वल टू, और आउटपुट पावर क्या है, ES डिवाइड इंटू IS। समझ आया? अब आप जरा इसको मॉडिफाई कर लो, इसको लिख सकते हो EP डिवाइडेड बाई ES, और इसको लिख सकते हो IS डिवाइडेड बाई IP। अब आप जरा इस इक्वेशन को ना ध्यान से देखिए, इसका P ऊपर है तो इसका P नीचे है, और इसका S ऊपर है तो इसका S नीचे है। मतलब रिलेशन डायरेक्टली का है कि इन्वर्सली का है, मतलब EMF इंड्यूस जो हो रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। मतलब ट्रांसफार्मर में जो करंट इंड्यूस्ड होता है और जो EMF बनता है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस इक्वेशन को भी समझो, प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा, प्राइमरी का मान लो इन केस प्राइमरी का टर्न ज्यादा है, ध्यान समझना, अगर प्राइमरी का टर्न ज्यादा है तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक। अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो मेक श्योर है सेकेंडरी का वोल्टेज, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा तो उसका करंट भी, तो क्योंकि वोल्टेज ही तो करंट को डिसाइड करता है। नहीं आया, सुनो मैं बोल रहा हूं, आप सिर्फ जवाब देंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इज मोर इन प्राइमरी कंपेयर टू सेकेंडरी। पहला स्टेप, प्राइमरी का टर्न अगर ज्यादा है सेकेंडरी में तो वोल्टेज किसका ज्यादा है, वोल्टेज किसका कम, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कम है अगर, तो सेकेंडरी का करंट भी तो कम होगा। और प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है क्योंकि टर्न ज्यादा लिए हो, तो टर्न ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा तो करंट ज्यादा, ठीक। टर्न कम वोल्टेज कम तो करंट भी कम। EP के सामने कौन है, IS है ना, मतलब EP के सामने प्राइमरी का वोल्टेज है लेकिन सामने सेकेंडरी का, लेकिन इसमें तो यूनिवर्सली हो गया ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें करंट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली वोल्टेज का अप डाउन, भाई स्टेप अप और डाउन कैसे बनाओगे, फ्लक्चुएट कैसे कराओगे, तो जिस समय वोल्टेज हाई होगा उस समय एक में तो वोल्टेज को डाउन रखना पड़ेगा ना, करंट को तो डाउन रखना पड़ेगा ना। तो ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला जो आपके पेपर में न्यूमेरिकल में मिलेगा। वो सीधे बड़ा सा लिखेंगे पैराग्राफ, वो पकाया था लंबा चौड़ा, वो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी इतना, टर्न इतना, वो करके आपको दे देंगे कुल मिला के इतना, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, सिर्फ आइडियल के लिए, क्योंकि वन तभी होगा जब आप 100% मानोगे। तो क्वेश्चन करते समय ये ध्यान में रखिएगा, नोटिस करते समय ध्यान में रख लीजिएगा कि क्वेश्चन आइडियल बोला हो, आइडियल ट्रांसफार्मर के बोला हो तबे लगाना, देखो इसको लगाना नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक लास्ट आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बेसिकली क्या डिफाइन किया गया है कि सेकेंडरी कॉइल में आप कितना टर्न रखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। वो इसलिए क्योंकि सेकेंडरी के टर्न से ही डिसाइड होता है प्राइमरी, सेकेंडरी का टर्न ज्यादा है प्राइमरी का टर्न कम है। अच्छा ये बताओ, सेकेंडरी का टर्न ज्यादा है, सुनना, सेकेंडरी का टर्न ज्यादा है प्राइमरी का टर्न कम है, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से तो वैल्यू 0 से कम कि 0 से ज्यादा, तो 0 ज्यादा मतलब k इज ग्रेटर देन 1। अच्छा k अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0, अब समझो ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है सामने वाली वैल्यू बड़ी होगी, सामने वैल्यू बड़ी होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा इसका मतलब है नंबर ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी मोर इज नंबर ऑफ प्राइमरी। अगर टर्न ज्यादा है तो सेकेंडरी का ईएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ईएमएफ और करंट में रिलेशन किसका है, इसका मतलब है फिर इसमें करंट क्या हो जाएगा, इसमें करंट कम हो जाएगा और उसमें करंट। अब आप जरा ये बताइए, टर्न ज्यादा है, टर्न ज्यादा है, ईएमएफ ज्यादा है, कौन सा ट्रांसफार्मर है ये, स्टेप अप कि स्टेप डाउन, ये स्टेप अप है। तो ये कंडीशन है, अब आप क्लियर कर लीजिए, ये स्टेप अप है। आपसे पूछेगा मेंशन द कंडीशन अंडर विच द ट्रांसफार्मर बिकम्स स्टेप अप, आपसे कंडीशन पूछा जाएगा, तो ये कंडीशन है ट्रांसफार्मर रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 0
number of secondary turn should be greater than number of primary turn, EMF induced in secondary is greater than EMF induced in primary, और current in secondary is less than primary। अगर इतनी कंडीशन आप देते हैं उसको तो ट्रांसफार्मर कैसा हो जाएगा, स्टेप अप। अब डाउन बनाना है आपको, स्टेप डाउन करना है तो क्या करना है, या 0 ले लो या 1 ले लो। 0 नहीं होगा, 1 ही ले लो, 1 से बड़ी छोटी मिलेगी क्योंकि 0 जैसा कुछ है नहीं। अब मैं कह रहा हूं पहला, आप k की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो गई, अगर लेस देन 1 हो गई, 1 से छोटी तभी हो सकती है जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। 5/10 और 10/5, चलो बताओ 5/10 कितना आएगा, 0.5, और 10/2 कितना आएगा। इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका ओवरऑल रिजल्ट बड़ा आया कि नहीं आया, 1 से बड़ा आया। इसका न्यूमरेटर छोटा था तो 1 से वैल्यू कम आई कि नहीं कम आई। तो अब आपको मैं कह रहा हूं कि न्यूमरेटर, अगर आपको न्यूमरेटर छोटा करो और डिनोमिनेटर बड़ा करो, तो न्यूमरेटर जब छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर से तो वैल्यू 1 से नीचे नहीं हो जाएगी, तो k इज लेस देन 1। अगर ये बड़ा हुआ तो नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, ये बड़ा पड़ गया किससे, नंबर ऑफ टर्न इन। अगर प्राइमरी का ज़्यादा है तो इसका ईएमएफ भी ज़्यादा होगा, और अगर ईएमएफ इसका ज़्यादा है तो इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट फिर उस समय कम हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा और सेकेंडरी में करंट। और ये जो कंडीशन है ये किस ट्रांसफार्मर का हो गया, ये स्टेप डाउन का है। तो कंडीशन याद रखिएगा, वो आपसे कंडीशन पूछेंगे, स्टेप अप का कंडीशन लिखिए, स्टेप डाउन का कंडीशन लिखिए, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आएगा, एक तो इस पे आएगा, नहीं तो जो पहले अभी इसके पहले ये वाला जो प्रूफ किए थे इस पे आएगा। तो ये सब आपको डाटा वो देंगे, बस आपको वैल्यू सेट करने आनी चाहिए। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। अब उसके बाद आपके पास ट्रांसफार्मर जब चलेगा, जब आप ट्रांसफार्मर जैसे गाड़ी आप चलाते हैं तो गाड़ी में एनर्जी लॉस किस किस तरीके से हो सकता है। एक तो जब मैकेनिकल एनर्जी, गाड़ी चलेगी तो पहिया गर्म होगा, इंजन गर्म होगा, तो एक तो हीट एनर्जी जाती है, गाड़ी आवाज़ भी तो करती है, लाइट एनर्जी। ईवी का माइलेज ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस कम है ना। एक तो साउंड एनर्जी उसका तो हट ही गया, तो एनर्जी लॉस कम हो गया, तो बैटरी पे लोड नहीं ज़्यादा पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप एनर्जी लॉस कम करवाइए, गाड़ी की माइलेज बढ़ती जाएगी। गाड़ी जितना ज़्यादा एनर्ज करेगी वो माइलेज उतना कम देगी। आप चेक कर लो, जितनी भी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, बुगाटी, सुपर फास्ट कार्स, उनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, वो कान फट जाएगा, बगल से निकल जाएंगी हाई स्पीड में, तो इसीलिए उनका माइलेज डाउन है। क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी का लॉस कराओगे इंजन पे उतना लोड पड़ेगा, और इंजन पे जितना लोड पड़ेगा एनर्जी ज़्यादा जाएगी, वैसे ही अपना माइलेज डाउन करा देगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस आप कम से कम कराइए। तो आप कम से कम कैसे करा सकते हैं, पहला फ्लक्स लीकेज कम कराइए, फ्लक्स कम से कम लीक करे तो उसके लिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर लो, वो कम लीक करवाएगा। दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, जो आप वाइंड कर रहे हो, जो आप ये कॉइल जो आप ले रहे हो, आप ऐसे किसी मटेरियल का लीजिए जिसका रेजिस्टेंस पहले से कम हो। तो बताइए आप किसका लेना चाहेंगे, किस मेटल का आप लेंगे कि वाइंड करने के लिए। कॉपर लीजिए, क्योंकि कॉपर इज ए गुड कंडक्टर। भाई उसकी जगह आप सिल्वर भी ले सकते हो, सिल्वर तो और अच्छा है, बेस्ट है। सिल्वर क्यों नहीं लेते, नहीं, मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तुरंत पिघल जाएगी। तो इससे अच्छा कॉपर लो। अब आप ये सोचो कि अगर मैं यहाँ कॉपर और एल्यूमिनियम, आप सोचो कॉपर और एल्यूमिनियम में से अगर एल्यूमिनियम लगा दें तो एल्यूमिनियम एनर्जी गर्म ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस, क्योंकि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस है, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो जलेगा उतना, हीट उतना ही ज़्यादा करेगा। समझ आया, वो हीटर में आपके लगा होता है ना, वो एक्चुअली जलता कहाँ है, वो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लाइट की एनर्जी के फॉर्म में ग्लो करता है। तो आप यहाँ पे कॉपर यूज़ करिए, कॉपर यूज़ करोगे रेजिस्टेंस कम होता है तो कम से कम एनर्जी लॉस होगा। यहाँ पे एडी करंट ये है नहीं आपके उसमें सिलेबस में है नहीं, बस नाम याद रखिए ट्रांसफार्मर को करने के लिए। हिस्टेरेसिस ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, और मैग्नेटिक रिस्ट्रिक्शन ये भी नहीं है सिलेबस में। तो सिलेबस में नहीं है, खाली इसलिए बस नाम याद रखिए। आपसे पूछा जाएगा कि अगर एनर्जी का लॉस अगर कम ज़्यादा करना है तो आप क्या क्या किसके साथ छिड़खानी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद एज इट इज ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है। ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द एसी ऑपरेशंस। जहाँ पे एसी होता है, जहाँ एसी की बात होती है वहाँ ट्रांसफार्मर उतरेगा आपका, ठीक। दूसरा, यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेसेस, भट्ठी, जो बड़े बड़े होटलों में भट्ठियाँ होती हैं खाना बनाने के लिए, इंडक्शन जो होते हैं वो वहाँ पे एसी ही यूज़ किया जाता है।
यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर फॉर टीवी, कंप्यूटर एंड रेफ्रिजरेटर। तो वो अब तो ऑटोमेटेड आ गया है, अब तो आप स्टेबलाइजर में ऑटोमेटेड आता है। पहले स्टेबलाइजर लगाना पड़ता था बाहर से वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब तो ऑटोमेटेड ही आ गया है, तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ वेल्डिंग। वही वेल्डिंग देखा, वो अपना छोटा सा एक बिल्डिंग के मशीन छोटा सा लेके चलते हैं। जहाँ बिल्डिंग करनी हो तो उसको छोटा डिब्बा लेके चलेंगे, लगाएंगे, फिर बिल्डिंग करना शुरू। गेट और देखा का बिल्डिंग होते, गेट वाली दुकान पे चले जाओ, बिल्डिंग करते हैं गेट वाले पे, तो वो छोटा सा अपना लेके चलते हैं ट्रांसफार्मर, छोटा सा ट्रांसफार्मर ही होता है वो, ठीक है, डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और तीसरा यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर। और ये आप तो बहुत पहले से जान रहे हो कि एसी का जो टाइम ट्रेवलिंग है वो मतलब लंबे दूरी तक आप उसको बिना लॉस किए आप पहुंचा सकते हैं, जबकि डीसी को आप लंबे दूर तक पहुंचा नहीं सकते हैं। समझ आ गया? तो ये था आपका पूरा ट्रांसफार्मर, ठीक।